अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स दे रहे हो, यहाँ तक कि आप लोकल स्तर पर जो प्रतिष्ठित विद्यालय होते हैं, उनमें भी यदि परीक्षा देने जाते हैं, तो वहाँ भी यदि प्रश्न लिखित परीक्षा होती है, तो इन सभी टॉपिक्स से प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में देख दे लेकर के मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा कि हिंदी गद्य की विविध विधाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी सभी विद्यार्थियों को हो जाए। और इन विधाओं से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, या आपके यूपी लेखपाल हो या राजस्व लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, समीक्षा अधिकारी हो, आरओ हो, कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, टीजीटी पीजीटी हो, आप सरस्वती विद्यालय के परीक्षाएं देने जा रहे हो, या एमपी विद्यालय की परीक्षाएं देने जा रहे हो, या आर्मी विद्यालय की परीक्षाएं देने जा रहे हो, तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं विविध विधाओं के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इन्हें ज़रूर शेयर करिए। अपने सुझाव और विचार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे मेरे एफबी पेज पर भी फॉलो करिए और मेरे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं हिंदी की साहित्य की विविध विधाएं। साहित्य की प्रमुख विधाओं में कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी, जीवनी, नाटक, आत्मकथा, कविता, रिपोर्ताज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, भेंटवार्ता, डायरी, रेखाचित्र इत्यादि हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला है कहानी। कहानी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जो किसी घटना विशेष को रोचक ढंग से वर्णित करती है। कहानी का अर्थ होता है कहना, अर्थात जो कुछ भी कहा जाए वह कहानी है। अलग अलग भाषाओं में कहानी के अनेक नाम प्रचलित हैं, यथा बांग्ला भाषा में गल्प, मराठी में लघु कथा, अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी तथा हिंदी में कथा, आख्यायिका इत्यादि। प्राचीन काल से ही समाज में कहानियों को कहने तथा सुनने की एक संपन्न परंपरा विद्यमान थी, किंतु गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में कहानी का विकास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। हिंदी कहानी विधा को कलात्मक ऊंचाई तथा सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले प्रेमचंद जी के शब्दों में, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो ये आज प्रेमचंद जी के शब्दों में कहानी की परिभाषा थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परिभाषित करते हुए लिखा है कहानी को, आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को ध्यान में रखकर लिखा गया आख्यान है। आधुनिक भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचकों द्वारा सामान्यतः कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। पहला है कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु इकहरी एवं संक्षिप्त होती है। इसकी 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं: आरंभ, आरोह, चरम स्थिति, अवरोह, अंत या उपसंहार, जिसके आधार पर कहानी का कथानक अपनी पूर्णता से को प्राप्त करता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण कहानी में वर्णित घटना, व्यक्तियों या प्राणियों से संबंधित होती है जिन्हें पात्र या चरित्र कहा जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। घटना से संबंधित पात्रों के जीवन का विश्लेषण चरित्र चित्रण कहलाता है। तीसरा अंग है इसका संवाद योजना। कहानी में संवाद पात्रों की विश्वसनीयता, सजीवता एवं अंतः बाह्य चित्रण में सहायक होते हैं। वर्तमान में इनकी अनिवार्यता समाप्त होती जा रही है। देशकाल। कहानी में वर्णित घटना का परिवेश तथा समय देशकाल कहलाता है। भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल, प्रवाहमय, भावाभिव्यंजक एवं बोधगम्य होनी चाहिए, तभी यह पाठकों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाएगी। उद्देश्य। यह कहानी का एक आवश्यक तत्व है। प्रत्येक कहानी की सफलता उसके उद्देश्य में निहित होती है। हिंदी कहानी का आरंभ 20वीं सदी से माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रियंवदा, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार हैं। हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को मानते हैं, जिसके लेखक हैं गोस्वामी
किशोरीलाल गोस्वामी, इसकी रचना 1900 में हुई थी, को मानते हैं। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था है को माना जाता है। अन्य प्रमुख कहानियां हैं 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रसिया बालम जयशंकर प्रसाद, कफन प्रेमचंद, तिरिच उदय प्रकाश, फांसी और पाजेब, शरणार्थी जैनेन्द्र, फूलों का कुर्ता यशपाल इत्यादि। अब हिंदी गद्य की दूसरी विधा है उपन्यास विधा। उपन्यास गद्य विधा की एक दीर्घ कथात्मक कथात्मक विधा है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन्यास। उप का अर्थ है निकट तथा न्यास का अर्थ होता है रचना। अर्थात उपन्यास वह विधा है जिसमें मानव जीवन से संबंधित सुखद, दुखद एवं मर्मस्पर्शी घटनाओं को निश्चित तारतम्यता के साथ चित्रित किया जाता है। प्रेमचंद जी के शब्दों में उपन्यास मानव चरित्र का चित्र है। संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपन्यास को प्रतिमुख संधि का एक उपभेद स्वीकार किया गया है, किंतु वर्तमान में यह एक साहित्यिक विधा के रूप में विकसित है। उपन्यास मानव जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के उपन्यास को मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा मानते हैं। कहानी की भांति उपन्यास के भी 6 तत्व माने गए हैं। पहला है कथानक, वही सेम जो कहानी में थे वही 6 तत्व उपन्यास में भी हैं। कथानक उपन्यास की कथा वस्तु दीर्घ एवं मानव जीवन से संबंधित होती है। इसमें मुख्य तथा गौड़ 2 कथानक होते हैं, जिसमें से गौड़ कथानक मुख्य कथानक को गति प्रदान करता है। दूसरा इसमें है पात्र। उपन्यास के पात्र के 2 भेद पाए जाते हैं, प्रधान पात्र तथा गौड़ पात्र। प्रधान पात्र कथा वस्तु को गति देते हैं और गौड़ पात्र प्रधान पात्र के इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं। तीसरा अंग है इसका संवाद। उपन्यास में संवाद योजना का विशेष महत्व है, क्योंकि संवादों द्वारा पात्रों का चरित्रांकन प्रत्यक्ष रीति से होता है। संवाद कथा वस्तु के विकास में भी सहायक होते हैं। देशकाल। उपन्यास में वास्तविकता, सजीवता और गरिमा लाने के लिए देशकाल की परिस्थितियों, परंपराओं का चित्रण आवश्यक है। इसी से उपन्यास की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि होती है। भाषा शैली। भाषा एवं शैली सहज, सरल व वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि उपन्यासकार के मनोभाव पाठक तक सहजता से संप्रेषित हो जाएं। उद्देश्य। प्रत्येक रचना का एक उद्देश्य होता है। उपन्यासकार भी किसी विशेष उद्देश्य को लेकर ही उपन्यास की रचना करता है। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अन्य उपन्यासकारों में मुंशी प्रेमचंद के गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है उपन्यास है तितली, इरावती। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा तथा मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज। तीसरी विधा है हिंदी गद्य साहित्य की निबंध। निबंध का अर्थ है बांधना, अर्थात किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखक को निबंध कहा जाता है। यह एक साहित्यिक गद्य विधा है। निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। बाबू गुलाब राय जी ने निबंध की परिभाषा देते हुए कहा है, निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीव होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मांटेन को माना जाता है। निबंध की सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तित्व प्रकाशन होता है। निबंधकार स्वच्छंद रूप से अपने भावों को प्रकट करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है, नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन है वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबरहीन ढंग से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव सुनाता है और उन्हें आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबंध पाठकों पर उतना ही सीधा और तीव्र असर होगा। निबंध की संक्षिप्तता भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। निबंध लेखक के किसी
के लिए किसी प्रकार के नियम व निर्देश नहीं हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि निबंध एक उच्छृंखल रचना है। निबंधकार अपनी प्रेरणा और विषय वस्तु की संभावनाओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन और रचना का संगठन करता है, और इसी कारण निबंध में शैली का विशेष महत्व है। निबंध प्रायः प्रसाद शैली में ही लिखा जाना चाहिए। प्रसाद शैली में भाषा सहजता व सुगमता से युक्त होती है। वाक्य छोटे होते हैं, छोटे व सरल होते हैं। ध्यातव्य है कि प्रत्येक निबंधकार को अपनी रीति से निबंध लेखन की स्वतंत्रता है। सामान्यतः निबंधों की 4 कोटियां होती हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। हिंदी के प्रमुख निबंधकारों में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका निबंध है श्रद्धा और भक्ति, करुणा, मित्रता, क्रोध। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है दांत, आँख, बात, रिश्वत, बुढ़ापा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है साहित्य और सुमन, भट्ट निबंधावली। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है बेकन विचार रत्नावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क इत्यादि। अब देखते हैं एकांकी विधा। हिंदी गद्य साहित्य की विधा एकांकी। एकांकी आधुनिक युग की विकासोन्मुख एवं लोकप्रिय साहित्यिक विधा है, जिसका आधुनिक दृष्टि से साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है। एकांकी का सामान्य अर्थ है एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक। यह अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है एक अंक वाला नाटक। एकांकी के संबंध में कहा जाता है कि एकांकी वह नाटक है जो एक अंक में ही पूर्णता प्राप्त करता है। यह ऐसा दृश्य काव्य है जो एक अंक में अपने संपूर्ण घटनाक्रम की समग्रता को अंतर्निहित कर मेघमालाओं की तरह सघन हो भावुक के हृदय मंच पर बरस पड़े और उन्हें रसासिक्त कर दे। अनेक साहित्यकारों ने अपने मतानुसार एकांकी को परिभाषित किया है। यथा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्र मिलेगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण और कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। सेठ गोविंद दास ने भी कहा है कि इसमें जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की एकांत अभिव्यक्ति होती है। साहित्य मर्मज्ञों की एकांकी विषय उपर्युक्त परिभाषाएं एकांकी के आधुनिक स्वरूप को निरूपित करने में अपूर्ण सी हैं। एकांकी के प्रमुख लक्षणों में कथानक की कुतूहलता, प्रभावशीलता, मनोरंजकता, काल संकलन, घनीभूत घटनाएं, वैविध्यपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक संवाद, जीवंत वातावरण, आकस्मिक चमत्कृतिपूर्ण अंत अभिनय दृश्य, अल्पकालीन अवधि आदि को विद्वानों ने प्रधान तत्व माना है। एकांकी के प्रमुख लक्षणों में कथानक की कुतूहलता, प्रभावशीलता, मनोरंजकता, काल संकलन, घनीभूत घटनाएं, वैविध्यपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक संवाद, जीवंत वातावरण, आकस्मिक चमत्कृतिपूर्ण अंत अभिनय दृश्य, अल्पकालीन अवधि आदि को विद्वानों ने प्रधान तत्व माना है। एकांकी में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होना चाहिए। कम से कम समय में पूर्ण प्रभाव डालना, घटना को स्पष्ट करना अथवा चरित्र चित्रण करना एकांकी की विशेषता है। संक्षिप्तता एकांकी का प्रमुख लक्षण है। आधुनिक एकांकी एक स्वतंत्र विधा है और एक पूर्ण विकसित कला की अभिव्यक्ति का माध्यम है। समग्रतः कहा जा सकता है कि एकांकी विशिष्ट जीवन सत्य की एकाग्र अभिव्यक्ति करने वाली संक्षिप्त रचना है। इसमें जीवन का एक पक्ष पूर्णता के साथ व्यंजित होता है। एकांकी के तत्व उन मूल पदार्थों या अंगों को कहते हैं जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। एकांकी के शिल्पगत अंगों का समावेश उसके तत्वों में होता है। सामान्यतः एकांकी के 7 तत्व हैं: कथानक, पात्र, संवाद, उद्देश्य, देशकाल, भाषा शैली। देखिए ये 6 तो आपके कहानी और उपन्यास में भी थे, और इसका सातवां तत्व है रंगमंचीयता या अभिनीयता,
किंतु एकांकी में मूल रूप से केवल 3 तत्व ही स्वीकृत हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा संवाद और तीसरा रंगमंचीयता या अभिनीयता। बाकी सभी तत्व इन 3 आधारभूत तत्वों के अंतर्गत समाहित हो सकते हैं, यथा कथा वस्तु, कथा, चरित्र चित्रण, उद्देश्य। संवाद में संवाद, भाषा शैली। अभिनीयता में वातावरण, देशकाल और रंग निर्देश। एकांकी का सबसे प्रमुख तत्व रंगमंचीयता को माना जाता है, क्योंकि एकांकी एक दृश्य काव्य है और उसका अभिनयात्मक होना अति आवश्यक है। कोई भी एकांकी रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से जितनी अधिक उत्कृष्ट होगी, वह उतनी ही सफल एकांकी मानी जाएगी। प्रमुख एकांकीकारों में भारती हिंदू हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, भारत जननी किशोरीलाल गोस्वामी की चौपट चपेट, राधाचंद्र गोस्वामी की बूढ़े मुंह मुहासे, देवकी नंदन की कलयुग विवाह, काशीनाथ खत्री की बाल विधवा, रामकृष्ण वर्मा की पद्मावती, दीन नारी और जीवानंद शर्मा बाला का विवाह, हरिकृष्ण शर्मा का बुढ़ऊ का ब्याह इत्यादि हैं। अब देखते हैं हिंदी गद्य की अगली विधा, जीवनी। जीवनी गद्य साहित्य की एक नवीन विधा है। इसका तात्पर्य किसी विशेष व्यक्ति के जीवन वर्णन से है। इसके अंतर्गत किसी महान व्यक्ति या ख्यातिनामा व्यक्ति के जीवन की घटनाओं तथा उसके संपूर्ण जीवन के क्रियाकलापों आदि का वर्णन किया जाता है। जीवनी शब्द जीवन से निर्मित है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के बाह्य एवं आंतरिक चरित्र चित्रण को जीवनी कहा जाता है। अनेक विद्वानों द्वारा जीवनी को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। बाबू गुलाब राय के मतानुसार जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं बल्कि चित्रण है। वह साहित्य की विधा है और इसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण हैं। वह एक मनुष्य के अंतर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। लिटन स्टेची के अनुसार जीवनी लेखन कला का सबसे सुकोमल सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप है। अर्थात जीवनी उसे कहते हैं जिसमें तथ्यों का अन्वेषण और उन्हें यथोचित रूप में प्रस्तुत करने में विशेष सावधानी बरती जाए तथा जिसमें प्रामाणिकता हो और जो सम्यक जानकारी पर आधारित हो। इस विधा के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जीवनी प्राचीन आख्यान अथवा चरित्र काव्य से भिन्न है, परंतु कुछ विद्वान इसे चरित्र काव्य से संबंधित मानते हैं। अगली हमारी हिंदी गद्य की विधा है आत्मकथा। आत्मकथा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के अनुभव व जीवन सत्य के आधार पर लिखा जाता है। यह वस्तुतः उस व्यक्ति के समस्त जीवन पहलुओं का यथार्थ विवरण होता है जिसे वह स्वयं भोग चुका होता है। आत्मकथा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के हर क्रियाकलाप का पटल खोल देता है। यह वस्तुतः आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण, आत्मविश्लेषण और आत्मअभिव्यक्ति है। वर्तमान में आत्मकथा लेखन को हिंदी में स्वतंत्र स्थान प्राप्त है। डॉक्टर श्याम सुंदर के शब्दों में, जब व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो आत्मकथा होती है। डॉक्टर असद लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति कलात्मक ढंग से स्वयं के विषय में लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा लिखते समय लेखक को उसमें रोचकता रखनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण वृत्तांत नीरस हो जाएगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक विभूतियों ने आत्मकथा लिखी है। हिंदी की पहली आत्मकथा 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथा को माना जाता है। अगली हमारी गद्य विधा है काव्य और कविता विधा। साहित्यिक विधाओं में काव्य का स्थान सर्वोपरि है। काव्य को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में विषय वस्तु क्रमबद्ध तथा पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। यहाँ छंदों की एक निश्चित श्रृंखला रहती है। प्रबंध काव्य को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, महाकाव्य तथा खंड काव्य। महाकाव्य में किसी महापुरुष के उदात्त या उत्कृष्ट जीवन का चित्रण समग्र रूप में किया जाता है। खंड काव्य में नायक का चित्रण क्रमबद्ध न होकर आंशिक या खंडित रूप में होता है। यह पूर्ण एवं स्वतंत्र छंदात्मक रचना होती है। मुक्तक काव्य का एक छंद दूसरे छंद पर निर्भर नहीं रहता। उदाहरण यशोधरा, बिहारी सतसई रचना ऐसे ही काव्य का उदाहरण है। भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत के में नेत्रों का विषय बनने वाले काव्य को दृश्य काव्य माना गया है। जिस काव्य का अभिनय एवं मंचन किया जाता है उसे दृश्य काव्य के अंतर्गत स्थान दिया गया है। संस्कृत में नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। हमारी अगली गद्य की विधा है नाटक विधा। हिंदी में नाटक काव्य के रूप में नहीं बल्कि साहित्य की एक विधा के रूप में जाना जाता है। नाटक
का संबंध अभिनेता नट से होता है। मानव जीवन की अनेक अवस्थाओं को वाचिक, कायिक, मानसिक तथा परिचयनात्मक अनुकृति को नाटक कहा गया है। अंग्रेजी में इसे ड्रामा अथवा प्ले तथा संस्कृत में रूपक कहा जाता है। नाटक की रचना कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, उद्देश्य, शीर्षक, वातावरण, शैली तथा अभिनय आदि तत्वों के संयोग से होती है। अभिनय का आनंद पर्यवासी, सुखद अथवा सुखद प्रतीत होने वाला अभिनय चरित्र चित्रण नाटक कहा जाता है। कुछ विद्वान आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित तथा कुछ नहुस गिरधर दास को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। हिंदी नाटकों का वास्तविक जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। भारतेंदु युग के अन्य प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास आदि हैं। आधुनिक युग में मौलिक नाटकों की रचना अधिक हुई है। आधुनिक युग के प्रमुख नाटककारों में पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गिरजा कुमार माथुर इत्यादि अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। रेडियो नाटक या रूपक, ये रेडियो नाटक या रूपक से देखिए, ये EMRS के भी सिलेबस में था और NVS या KVS की जो परीक्षाएं होती हैं, स्पेशली रूप से जो सेंट्रल वाली परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। उनमें ये नई विधाओं को जोड़ा गया है। भारत में हिंदी नाटक के अन्य रूपों में रेडियो रूपक तथा सिने नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हैं। रेडियो नाटक रूपक की संपूर्ण सफलता उसके ध्वनि संकेतों के संयोजन पर आधारित होती है, इसीलिए इसे श्रव्य नाटक भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे ध्वनि नाटक मानते हैं। ध्वनि नाटक की सर्जना में भाषा, संगीत तथा ध्वनि प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रेडियो नाटक में श्रोता को हंसने, रोने, खटखटाने, पक्षियों के चहचहाने, गाड़ी मोटर चलने आदि का बोध विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से कराया जाता है। उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, विनोद रस्तोगी, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर इत्यादि लेखक रेडियो नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। हमारी अगली गद्य की विधा है रेखा चित्र विधा, जो कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत परीक्षाओं में पूछी जा रही है। रेखा चित्र और रिपोर्टाज और संस्मरण, ये सबों से ज़्यादा प्रश्न अब बन रहे हैं। जैसे चित्रकार तूलिका के माध्यम से चित्र बनाता है, उसी प्रकार साहित्यकार शब्दों की सहायता से गद्य में सजीव प्राणियों तथा निर्जीव वस्तुओं के मार्मिक चित्र का वर्णन करता है। ऐसे ही चित्रों को रेखा चित्र कहा जाता है। रेखा चित्र कहानी की अपेक्षा अधिक वास्तविक होता है। कहानी नितांत काल्पनिक हो सकती है, परंतु रेखा चित्र यथार्थता से संबंध रखता है। रेखा चित्र में लेखक अपने विचारों को अधिक प्रमुखता प्रदान करता है। रेखा चित्र में वस्तु या व्यक्ति का आकर्षक, प्रभावी एवं मार्मिक वर्णन होता है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति या वस्तु के उपयुक्त शब्दों के माध्यम से किया गया वह भावमय चित्रण होता है, जिसमें उनका सृजनात्मक दृष्टिकोण ही प्रमुख होता है। रेखा चित्र में वस्तुनिष्ठता को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। आसपास की परिस्थितियों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से उत्पन्न जीवन या जगत का खंड चित्र किसी लेखक की विशेष दृष्टि, अनुभूति और कला को प्राप्त कर रेखा चित्र का रूप ग्रहण कर लेता है। रेखा चित्र किसी दीनहीन या उपेक्षित व्यक्ति की कुछ चारित्रिक विशेषताओं को प्रभावी रूप प्रदान करता है। रेखा चित्र में व्यक्ति के चरित्र की प्रधानता होती है। हमारी अगली गद्य की विधा है संस्मरण। संस्मरण का संबंध अतीत से होता है। संस्मरण का लेखक वर्ण, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि का स्वयं भोक्ता होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का अनुभव एवं स्मृति के आधार पर किया गया प्रभावपूर्ण रागात्मक एवं चित्रात्मक वर्णन ही संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण में सजीवता एवं रोचकता रहती है। संस्मरण लेखक के निजी जीवन से संबद्ध किसी यथार्थ घटना या वास्तविक व्यक्ति पर प्रभाव पर आधारित होता है, इसीलिए वह वर्ण विषय की पृष्ठभूमि में स्वयं एक पात्र बन जाता है। संस्मरण सामान्यतः किसी प्रसिद्ध तथा स्वर्गवासी व्यक्ति से संबंधित होता है। हमारी अगली गद्य विधा है रिपोर्टाज, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्टाज में घटना या दृश्य की प्रधानता होती है, अर्थात यह किसी व्यक्ति अथवा चरित्र मात्र से संबंधित नहीं रहती। किसी प्रत्यक्ष घटना या स्थान के यथार्थ, सजीव तथा मार्मिक वर्णन को रिपोर्टाज या सूचनिका अथवा घटना काल कहते हैं। रिपोर्टाज का उद्भव सैनिकों की खाइयों में हुआ। साहित्यिक सूचनिकाओं के बीच युद्ध के भीषण, रोमांचक एवं विस्मयकारी दृश्यों को उन यथार्थ विवरणों में उपलब्ध है
जिन्हें समाचार पत्रों के रिपोर्टर युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर घटना को प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ताज में रिपोर्टर की तटस्थता आवश्यक होती है। रिपोर्ताज वास्तविक घटना पर आधारित होता है, इसलिए कहानी के काल्पनिक पक्ष का उपयोग यहाँ नहीं होता। हमारी अगली गद्य विधा है यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत पत्र या डायरी को आत्मकथा तथा जीवनी से संबद्ध किया जाता है। यात्रा साहित्य में यात्रा संबंधी अनुभवों को आत्मीयता के साथ अभिव्यक्त किया जाता है। यात्रा साहित्य आत्मकथा का ही एक रूप होता है। संस्मरण, रेखा चित्र तथा कहानी के सूत्र इससे में जुड़े होते हैं। यात्रा साहित्य सामान्यतः आत्मकथात्मक तथा संस्मरणात्मक होते हैं। सरसता एवं सुंदर शब्द चित्र जिसकी प्रमुख विशेषता होती है। यात्रा साहित्य लेखक के निजी जीवन से संबंधित होता है। इसमें लेखक अपने यात्रा जीवन से संबंधित व्यक्ति में विविध स्थानों, प्रभावी घटनाओं से संबंधित सुखद तथा दुखद अनुभव को व्यक्त करता है। इन्हीं को वह रोचक तथा जिज्ञासापूर्ण भाषा शैली में निबंध के रूप में व्यक्त करता है। यात्रा साहित्य किसी व्यक्ति, स्थान या घटना का चित्रण मात्र न होकर उदात्त विचार, गंभीर भाव एवं महान संदेश का द्योतक होता है। यात्राएं वस्तुतः अनेक दृश्यों की सुखद स्मृतियां समेटे होती हैं, जिनका विवरण अनेक पाठकों को उन स्थानों से दृश्य चित्र के रूप में परिचित करा देने की सामर्थ्य रखता है। अगली गद्य विधा है डायरी। डायरी लेखक के निजी अनुभव का सबसे प्रमाणित दस्तावेज होता है। सर्वप्रथम गांधी जी ने हिंदी में डायरी लेखन की पहल की। राधाचरण गोस्वामी की दैनंदिनी डायरी विधा की प्रथम कृति मानी जाती है। डायरी विधा दैनिक घटनाओं के संबंध में अपने मन की उधेड़ बुन व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला, प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर, दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर शाह इत्यादि प्रसिद्ध डायरियां हैं। भेंट वार्ता या साक्षात्कार। आधुनिक समय में वर्तमान में भेंट वार्ता और साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, बिल्कुल रेडियो एकांकी की तरह। तो आजकल परीक्षाओं में रेडियो एकांकी, रेडियो रूपक, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज या भेंट वार्ता, इन सबों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भेंट वार्ता में किसी साहित्यकार अथवा प्रसिद्ध पुरुष महापुरुष से प्रत्यक्ष भेंट कर उसके जीवन अथवा साहित्य विषय अनेक जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया जाता है। यह विधा किसी लेखक के मन, उसके दृष्टिकोण को जानने का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय माध्यम है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश की कृति मैं इनसे मिला प्रथम महत्वपूर्ण साक्षात्कार भेंट वार्ता है। हिंदी साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से एक समृद्ध भाषा है। विधाओं की विविधता देखकर ही इसके बहुमुखी होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सभी विधाओं में हिंदी का प्रचुर साहित्य पाठकों को उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य विधाएं भी हैं, जैसे संलाप, परिसंवाद, मोनोलाग, पुस्तक समीक्षा, लघु कथा, फैंटेसी इत्यादि की अत्यंत नवीन विधाएं हैं। इत्यादि हिंदी की अत्यंत नवीन विधाएं हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हिंदी की सभी विविध विधाओं से आपको परिचित कराने का। आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक जरूर करिएगा, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से शेयर जरूर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।